हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेलो पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा था, जिसका टाइटल था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। इसको लेकर के कुछ वीडियो हमने कवर कर लिया। अगर आपने मिस कर दिया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको सर्च करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जो अपना चैप्टर का टाइटल था उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, उसी को आगे विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। जो चैप्टर का जो टाइटल था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। उसी में हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जो इंडिया की जो कंडीशन है, या जो इंडिया की जो अर्लियर जो कंडीशन रही, किससे पहले की बात करें, बिफोर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो उससे पहले की क्या स्थिति थी, या फिर आफ्टर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद की जो कंडीशन रही, तो उनको जानेंगे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, हरित क्रांति जब आई 1967 1966 70s के जो डिकेड्स थे उनके अंदर, तो उसमें जब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या जो लार्ज जो प्रोडक्शन जो एरिया थे उसमें कुछ ना कुछ लार्जली अमाउंट के अंदर कुछ या क्वांटिटी के अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, तो उन्हीं को जानेंगे। और बात करेंगे साथ में जो और जो तबके हैं, लोअर मिडिल या अपर जो क्लासेज हैं हमारे सोसाइटी के, उनकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, तो उसको सबको जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, देरी किए बगैर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का जो टाइटल है फूड सिक्योरिटी इंडिया, वही टॉपिक का टाइटल वही पढ़ने वाले हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा। ओके, सिंस द advent of the green revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions। देखो स्टूडेंट्स क्या कहता है कि जब 70 का दशक था, तो 70 का दशक जब प्रारंभ हुआ 1970s का, 1970 के दशक में कि प्रारंभ में शुरुआत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई और उसके आने के बाद से, हरित क्रांति के आने के बाद से, मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान देश में अकाल एक तरह से नहीं पड़ा है। उसके बाद में हम बात करें तो द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फैमिन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। बात क्या कहता है, वही मतलब कि मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। कब से? 70 के दशक के बाद से। क्या आई? हरित क्रांति आई। तो आप इसको याद रखना, हरित क्रांति के आने से क्या क्या फायदे हैं, क्या असर रहा उनका। आगे बढ़ते देखें। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। क्या कहा, क्या कहता है, आपने क्या सुना? देखो क्या कहता है कि इंडिया हैज़ बीकम सेल्फ सफिशिएंट। एक बड़ा वर्ड निकल के आता है कि सेल्फ सफिशिएंट। देश भर में हम बोलें तो उपजाई जाने वाली जो अनेक प्रकार की जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उन्हीं फसलों के कारण भारत पिछले 30 ईयर्स से, या हम बात करें कि पिछले 30 सालों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के आने का असर क्या हुआ कि जो पहले कभी ना कभी सूखा अकाल पड़ता था, फूड इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती थी, उसमें 1970s की डिकेड्स के बाद में ये चीज़ें खत्म हुई। हम बन गए क्या? इंडिया क्या बन गया? सेल्फ सफिशिएंट बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। आगे बात करें स्टूडेंट्स तो क्या कहता है, देखिए आगे कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री। आगे से कहता है लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड विद ए केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। दिस सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या बताता है कि भाई जो खाद्य सुरक्षा है, या हम बोलें कि जो सरकार द्वारा जो भी सावधानीपूर्वक तैयार की गई जो खाद्य सुरक्षा की जो व्यवस्था है, और उन व्यवस्थाओं के कारण देश में चाहे वो एडवर्स वेदर कंडीशन हो, खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की जो अवेलेबिलिटी है, फूड ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी है, और भी सुनिश्चित हो गई एक तरीके से। और इस व्यवस्था के दो कंपोनेंट्स बताए गए, एक तो बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक तो हो गया बफर स्टॉक और दूसरा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आगे क्या कहता है। यहाँ को आप देख भी सकते हैं कि आपको दिखाया गया एक टेबल के थ्रू कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एनुअल रिपोर्ट 2018-19, इसमें क्या दिखाया गया है, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें ये दिखाया गया है कि भारत में अनाज की जो उपज है, किसकी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, जो करोड़ों टन में के अंदर देगी कि हम बात करें 1961 के अंदर कितना टन था, 80 के आसपास, फिर 71 में बढ़ा, और आप देख सकते हैं टेबल के थ्रू 2018-19 तक जब आप पहुँचेंगे तो उसमें बढ़ करके कितना हो गया। तो लगातार इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रही, बढ़ोतरी और किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, घटक की। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज बफर स्टॉक। क्या पढ़ने को देखना है अपने को कि बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक क्या होता है, क्या है बफर स्टॉक, इसको जाने सबसे पहले तो देखें। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। आपने FCI का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। तो देखें बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक भारतीय जो खाद्य निगम है, FCI जो है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, ये हम बोले तो गवर्नमेंट द्वारा जो
हमें जो सरप्लस जो अनाज मिलता है, जैसे अधिक जो उत्पादन हो जाता है, जो मंडियों में पहुंचता है किसानों के थ्रू अनाज, जैसे गेहूँ चावल का जो भंडार है, उसको भंडारित करता है एफसीआई। बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है? उसको गोदामों के अंदर स्टॉक करना, कि भाई जब अकाल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसमें उस अनाज को देश के जो तबके उनके लिए पहुँच निकाला जा सके। ओके, अब देखें आगे क्या कहते हैं। और आगे कहता है भारतीय खाद्य निगम जो सरप्लस जो प्रोडक्शन करने वाले जो राज्य हैं, ये राज्यों में जो किसान हैं उनसे गेहूँ चावल खरीदता है, सीधी सी बात है, परचेज करता है व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड स्टेट्स वेयर द सरप्लस प्रोडक्शन। द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखो अब क्या होता है, किसानों को उनकी जो फसल है उस फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। आपको पता हो, आपने सुना हो, आपके पापा या जो पेरेंट्स जो आप जो रूरल एरिया से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उनके जो पेरेंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड है, वो बात करते होंगे कभी ना कभी, जो कपास का रेट हो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 5500 रुपये क्विंटल बिकेगी, या बाजरे का रेट इतना फिक्स हो गया गेहूँ का, तो वो क्या होता है, एमएसपी होता है। और एमएसपी के अंदर क्या होता है कि किसानों की जो फसल है उसको कीमत जो है पहले से ही घोषित कर दी जाती है कि इस कीमतों पर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें इतनी रहेंगी, इस पर बिकेगा। जैसे आपने ये देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कई बार अनाज को जो आपने सुना होगा कि निगम में लेके जा रहे, सरसों निगम के अंदर इसे सेल करने जा रहे हैं। वो क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स करती है कि सरसों की कीमत इतनी रहेगी, गेहूँ की कीमत इतनी फिक्स है, तो वहाँ पर वो एक कीमत क्या हो जाती है, पहले ही फिक्स हो जाती है। ओके सर, समझ पा रहे होंगे आप। अब देखें आगे, आगे क्या कहता है। और ये जो कीमतें घोषित की जाती है ना, इसे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत। क्या बोलते हैं, एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य, minimum support price. Okay, the MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops. अब क्या क्या होता है, एमएसपी हर साल तय होता है कि नहीं होता, वो बताता है कि इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन, इंसेंटिव देने के लिए, प्रोत्साहन देने के पर्पज से जो शोविंग का जो टाइमिंग होती है, बुआई के मौसम से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी जो होता है न्यूनतम समर्थित कीमत की क्या करती है, घोषणा करती है कहीं ना कहीं। और जो आगे हम बात करें तो क्या कहता है कि द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उस अनाज को, अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। सरकार क्या करती है, उन अनाज को खरीदती है और खरीद करके उसको क्या करती है, जो गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स उनके अंदर उनको स्टोर किया जाएगा। और आगे क्या कहता है, आगे देखिएगा, डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आप क्या आप जानते हैं कि सरकार जो है वो बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो आप इतना तो आइडिया लगा ही चुके होंगे बफर स्टॉक किस लिए बनाए जाते हैं, कि कंट्री के अंदर जो ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, कभी फेमिन आ जाए या कभी ड्राउट की सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो उस समय में ये जो अनाज है, जो लोअर क्लास हैं या जो जिन लोगों तक अनाज नहीं पहुँच पाता, उन तक अनाज पहुँचाने के लिए ऐसे पहले से व्यवस्था की जाती है। ओके, आगे देखिए क्या कहता है, दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट एरियाज एंड अमॉन्ग द poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price। देखो आगे आपको क्या बताता है कि ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में जो मार्केट कीमत से कम कीमत पर अनाज क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मार्केट मान लीजिए गेहूँ 17 रुपये 18 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे समय में, फिर उनको 2 रुपये किलो ऐसे गेहूँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, चावल बांटा जाता है। आपने देखा होगा, आप जो आपके गाँव के अंदर भी गेहूँ वगैरह इस तरह से मिलते होंगे। और इसी को क्या कहा जाता है, इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं, इशू प्राइस भी इसको कहा जाता है। ओके, दिस आल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी। देखो अब आगे कहता है यह खराब मौसम में, या हम बोल सकते हैं कि फिर आपदा काल में अनाज की कमी की जो समस्या है उसको हल करने में भी मदद करता है, क्या, जो भी बफर स्टॉक है वो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते क्या कहता है, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक तो हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज बफर स्टॉक, जो दो कंपोनेंट्स है जिसके इस सिस्टम के, टू कंपोनेंट्स है, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें बफर स्टॉक को हमने जाना, अब हम जानेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या आखिरकार, उसको जानेंगे। ओके, देखिए क्या कहता है, द फूड procured by the FCI is distributed through government regulated in ration shops among the poor section of the society। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कहता है, सीधी सीधी बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जो FCI जो है, भारतीय जो खाद्य निगम है, और उसके द्वारा जो भी सरप्लस जो अनाज होता है, उस सरप्लस ना जो अनाज किसानों के द्वारा सेल आउट कर दिया जाता है बाजार के अंदर, मंडी के अंदर, उसको बोला जाता है जो अपने परिवार की खपत के लिए जो अनाज बचा के एक्स्ट्रा जो अनाज होता है जिसको बेचा जाता है उसको बोला जाता है सरप्लस अनाज। ओके,
तो सरकार क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या आता है कि भारतीय जो खाद्य निगम है उसके द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज को सरकार, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि विनियमित जो राशन की जो दुकान है उन दुकानों के माध्यम से समाज के जो गरीब वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं क्या करती है, वितरित करवाती, बंटवाती। आपने देखा होगा आपके गाँव में जो अनाज आता है, ये जो डीलर आपके गाँव में बांटते, गेहूँ चावल वगैरह दाल वगैरह, ये सब किसके थ्रू आती है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें होता है, पहले बफर स्टॉक किया जाता है, फिर बाद में उसको बांटा जाता है गरीब जो लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी कीमतों को। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, और इसी को क्या कहता है, इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, आगे देखिए क्या कहता है। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेज, टाउन एंड सिटीज। अब आप कहता है, आपको बताता है कि जो अधिकांश क्षेत्रों, गाँव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं, और जाहिर सी बात आप सब वाकिफ भी इसी से। और देश भर में लगभग हम बात करें तो क्या कहता है कि देश भर के अंदर फिर देर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर कंट्री। देश भर में कितनी, 5.5 जो लाख राशन की दुकानें हैं अभी की जो रेशियो के अकॉर्डिंग बात करता है। और राशन की दुकानों में जिन्हें उच्च दर वाली दुकानें कहा जाता है, इनमें क्या क्या मिलता है वो भी देख लें। जिसे बता था ना, जो राशन शॉप्स आल्सो जिनको क्या कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है, उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। इनके अंदर क्या क्या स्टॉक्स होता है, फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। क्या क्या होता है, इनमें दी जाती है आपको चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल का भंडार इनमें मिलता है। ओके, अब आगे देखिए क्या कहता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपकी सराउंडिंग में घटित हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। दीज आइटम्स आर सोल्ड एट पीपल एट ए प्राइस लोअर, और यहाँ पर देन द मार्केट प्राइस। क्या होता है, बाजार की जो कीमतें उनकी तुलना में कहीं ना कहीं कम कीमतों पर ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं इन लोगों को। तो वही बात आपको बताता है कि जो ये सब जो बाजार की कीमतें से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। आगे देखिए क्या कहता है। एनी फैमिली विद ए राशन कार्ड कैन बाय ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। देखो अब आगे बात क्या आती है कि भाई राशन कार्ड रखने वाले कोई भी परिवार प्रति माह एवरी मंथ क्या करेगा, इनकी एक जो फिक्स मात्रा है कि भाई इतना ही ले सकता है। जैसे 35 किलोग्राम अनाज हुआ, या 5 लीटर मिट्टी का तेल हुआ, 5 किलोग्राम चीनी हुई, वही इनकी फिक्स अमाउंट होती है। भाई आपको जैसे बीपीएल का गेहूँ जो मिलता होगा, 5 किलो गेहूँ प्रत्येक सदस्य को मिलता होगा इन जो फैमिलीज के अंदर जो होते हैं राशन कार्ड के अंदर। तो ऐसे फिक्स जो मात्रा वो आपको बताएगी कि राशन कार्ड से आप नज़दीक राशन कार्ड से, या जो लोग इनके अंदर शामिल किए वो नज़दीक अपने राशन कार्ड से जा करके ले सकते हैं। निकटवर्ती जो राशन की दुकान होती है ना उस पर खरीदा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते देखिए क्या कहता है। राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं, ये भी आप देख ले, बॉक्स के अंदर दिखाएगा आपको अगर नहीं पता हो। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स। नंबर 1, एक तो क्या होता है जो पुरुष जो होते हैं, निर्धनों में भी, निर्धन लोग जो गरीबों में भी, जो गरीब है हमें इसको समझे तो उनके लिए अंत्योदय कार्ड होता है। क्या होता है, अंत्योदय कार्ड, गरीबों में भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ओके, और बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज पीपल पॉवर्टी लाइन। और दूसरे क्या होते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे के लोग जो होते हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड तो आपने खूब नाम सुनेंगे बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के जो लोग होते हैं। ओके, और तीसरा क्या होता है, एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स। एपीएल क्या, अन्य लोगों के लिए जो जिनको जो बीपीएल या अंत्योदय में नहीं आते, उनसे ऊपर वाले जो लोग उनको एपीएल में इंक्लूड किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। ये देखिए किस तरह से राशन की जो दुकान है, शॉप है, उसके ऊपर लोग अपना राशन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं फिक्चर 4.4 के अंदर। अब देखें आगे, और आगे आते हैं और आगे बात करते हैं। तो इसमें अब बात चलती है किसकी, की खाद्य सुरक्षा कैसी है भारत के अंदर उसमें। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट इज बैक टू द 90s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमिन। देखो क्या कहता है, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के जब अकाल पड़ा ना, तो उसकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से तैयार हुई, जो पृष्ठभूमि से तैयार हुई। 1940 के दशक में जो भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में, तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई लोगों के लिए कुछ ऐसी राशन की व्यवस्था की जाए ताकि वो उनको भूखा ना मरना पड़े। ओके, तो देखो क्या हुआ। The rationing system was revived on the wake of the acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution। अब क्या हुआ, अब हुआ कि हरित क्रांति से पहले भारत के अंदर भारी खाद्य संकट के कारण जो 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली एक तरह से क्या हुई, रिवाइव हुई, पुनर्जीवित की गई राशन प्रणाली को। भी कहीं ना कहीं इनको तो पुनर्जीवित करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। बंगाल के अंदर फेमिन कब हुआ, 1940 के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई, 1967-66 के आसपास। तो इनके बीच की बात बताता है आपको, इनके मिडिल जो टाइमिंग है उनकी बात बताता है कि उसमें भी जरूरत पड़ेगी, भी लोग भूखे मरेंगे, अकाल आएगा, तो उसकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। तो देखें आगे क्या हुआ। इन द वेक ऑफ द हाई incidence of poverty levels as reported by the NSSO in the mid 1970s. 3 important food interventions programs were introduced: public distribution system, PDS for food grains, existence earlier but strengthened thereafter, और इसके बाद में integrated child development services ICDS introduced in 1975 on a experimental basis, and food for work FFW introduced in 1977-78। ओके सो अब देखो क्या कहते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको बात बताता है कि गरीबी के उच्च स्तरों को, गरीबी के जो हाई लेवल्स उनको ध्यान में रखते हुए 70s के दशक में क्या किया गया, 70 के दशक के मध्य NSSO
की जो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के अनुसार जो खाद्य संबंधित 3 जो महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो कार्यक्रम थे, वो प्रारंभ किए गए। नंबर 1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ओके, जो पहले से ही शुरू हो चुकी थी लेकिन उसे मजबूत किया जाना था। दूसरी बात आई क्या, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको ICDS बोला गया है, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, ओके। और तीसरी बात क्या आई, वो आई निकल करके काम के बदले अनाज, क्या आई, काम के बदले अनाज, ये बात निकल के आई। फूड फॉर वर्क, FFW, इंट्रोड्यूसन 1978, ये 77 1977 1978 में प्रारंभ की गई, काम के बदले अनाज दिया जाए लोगों को। अब देखो क्या होता है, over the years several new programs have been launched and some have been restricted with the growing experience of administrating the programs. At present there are several poverty alleviations programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. देखो यहाँ पर आपको क्या बताता है, यहाँ पर कहता है कि इन वर्षों में, जो ये वर्ष रहे बीच की जिनमें प्रणालियाँ शुरू की, इन वर्षों में नए कार्यक्रम शुरू किए गए, ओके। और कार्यक्रमों को चलाने के जो बढ़ते जो एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उनके आधार पर अन्य कार्यक्रमों को क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। भाई एक चीज़ जो जोड़ी तो लगा कि इस चीज़ को लागू करना है, तो नए कार्यक्रम बनाए गए। इस तरह से वर्तमान में हम देखें तो अनेक जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, जो PAP हैं, जो चल रहे हैं, कहाँ पर हम बात करें रूरल एरियाज़ के अंदर, जो पुअर्टी रिमूवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं आज भी देखें। और इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जो वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे दोपहर का भोजन हुआ, ये विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से गाँव के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। और इसके अलावा अधिकतर जो PAP है या PAP जो गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, उनमें भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। आगे हम बात करेंगे अब किसकी, अब बात करेंगे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में बना। कब बना, राष्ट्रीय भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो बना 2013 के अंदर। इसमें क्या किया गया, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड एनेबल्स पीपल टू लिव इन ए लाइफ विद डिग्निटी। देखो इसमें क्या किया, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो बना, इसमें क्या किया गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं जो पोषण संबंधी जो सुरक्षा थी वो सस्ती कीमतों पर अवेलेबल करवाई जा सके, ताकि मानव क्या हो, गरिमापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। और इस अधिनियम में क्या किया, अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड और फूड सिक्योरिटी। इसमें क्या किया गया, गांव का तो क्या स्तर लिया गया, इस अधिनियम के तहत 75% तो ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है, ओके। तो इस तरीके से योजनाएं चलेगी, इस तरह से अनाज को बांटा गया। अब हम करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जानेंगे, इसको जब पढ़ेंगे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है उसको जानेंगे, और ये जानेंगे हम कब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आपको कोई क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।